हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में दिल खोलकर ऐलान किए गए। इससे हेल्थ सेक्टर की सेहत में सुधार होगा। ये जीडीपी को बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही फार्मा सेक्टर और इंश्योरेंस को भी इस बजट से नई ताकत मिली है। कोरोना काल में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर का कड़ा इम्तिहान हुआ। ऐसे में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बजट में वित्त मंत्री ने दिल खोलकर ऐलान किए हैं। हेल्थ का बजट 137% बढ़ाकर 2.24 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल 94,452 करोड़ का हेल्थ बजट पेश हुआ था। 2020-21 में बजट में जिन 6 स्तंभों का प्रस्ताव है, उनमें स्वास्थ्य और कल्याण भी शामिल है। बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। Talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य से जुड़े जो दूसरे बड़े ऐलान किए इस बार के बजट में, उनमें शामिल है 6 साल में सरकार 64,180 करोड़ रुपए के खर्च से पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। सभी राज्यों का हेल्थ डाटाबेस तैयार किया जाएगा। वहीं मोबाइल हॉस्पिटल पर फोकस किया जाएगा। देश भर में हेल्थ टेस्टिंग को बूस्ट देने के उपाय किए जाएंगे। गांव और शहरों में नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। जानकारों का ये भी मानना है कि हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो इसकी सेहत को सुधारने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा एक फायदा इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई में होने वाली बढ़ोतरी से भी मिल सकता है। एफडीआई अगर आप देखिए इंश्योरेंस में इसको 49% से 74% किया गया है। इससे जरूर कुछ एफडीआई आएगा भारत में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो एलोकेशन है वो करीब 5.54 लाख करोड़ का है। इससे भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, एफडीआई भी आएगा और जॉब्स क्रिएट होंगी। हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार देश में जल्द ही मिशन पोषण 2.0 शुरू करेगी। 7,000 रूरल और 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर देश में खोले जाएंगे। देश भर में हेल्थ लैब बनाए जाएंगे। क्रिटिकल केयर अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को और मजबूत किया जाएगा। यानी ऐलानों की तो भरमार हेल्थ सेक्टर्स के लिए की गई है। अब देखना यही है कि इन्हें लागू कितनी तेजी से और कैसे किया जाएगा, जिससे कोरोना जैसी किसी और महामारी से निपटने में खुद स्वास्थ्य की सेहत न बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट कई सौगात लेकर आया। बजट के ऐलानों से अफोर्डेबल हाउसिंग को मदद मिलेगी, जिससे 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रेंटल हाउसिंग भी इस मिशन को पूरा करने में मदद करेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री के बजट से इस बार काफी उम्मीदें थी। इनमें से कुछ को वित्त मंत्री ने पूरा करने की भी कोशिश की, जिससे ये सेक्टर पटरी पर लौट सके। लंबे समय से रियल एस्टेट के ध्वजवाहक रहे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को बजट में कई रियायतें मिली हैं। इसका सीधा मकसद 2022 तक हाउस फॉर ऑल के सपने को पूरा करना है। इस मिशन को पूरा करने के लिए कम कीमत पर किराए वाले घर देने की बात भी कही गई है। In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022. रियल एस्टेट से जुड़े जिन खास ऐलानों से इस सेक्टर की सेहत सुधारने का दावा सरकार ने इस बजट के जरिए किया है, उनमें शामिल है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। बैंकों के एनपीए पर निगरानी रखने के लिए बैड बैंक बनाने का ऐलान किया गया है। बैड बैंक से रियल एस्टेट की संकट वाली करीब 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियों को फायदा मिलेगा। रिटेल हाउसिंग से किराए पर सस्ते घर मिलेंगे, जो प्रवासियों के लिए मददगार होंगे। जानकारों का मानना है कि इन कदमों से रियल एस्टेट को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1 साल की जो एक्सटेंशन मिली है वो बहुत ही स्वागत
करने जैसी है। वैसे ही इंटरेस्ट एग्जाम्पशन भी 1 साल से लिए बढ़ा दिया है। वो दोनों चीज़ें जो है वो रियल इस्टेट को काफ़ी मदद करेंगी। जो एक सपना था हाउसिंग फॉर ऑल का, वो पूरी करने में उसकी मदद हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बहुत तगड़ा एलोकेशन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होएगा तो अल्टीमेटली देश में रोजगार उत्पन्न होंगे और टोटली ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इससे देश की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत तेजी से सुधार आएगा और देश के हर वर्ग हर कोने में विकास होएगा। इस बजट में जो एडिशनल 1 ईयर टैक्स हॉलिडे जो कंटिन्यू किया गया है और जो होम बायर्स, फर्स्ट होम बायर्स जो अफोर्डेबल कैटेगरी की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उनके लिए 1.5 लाख का एग्जम्पशन कंटिन्यू किया गया है। ये अपने आप पे एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5% करने का ऐलान भी किया है। इससे घर बनाने की लागत में कमी आएगी। वहीं विदेशी निवेशकों की तरफ से इन VITs, REITs की फाइनेंसिंग को संबंधित कानून में संशोधन के जरिए मंजूरी दी जाएगी। इससे भी रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आएगा। हालांकि टैक्स छूट, खासकर होम लोन पर किसी तरह की अतिरिक्त रियायत न मिलने से सेक्टर को मायूसी भी मिली है। इसके अलावा भी टैक्स में किसी तरह की छूट न मिलने से भी प्रॉपर्टी मार्केट को निराशा नहीं हुई है। लेकिन कोरोना काल में अगर सरकार ने किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया तो इसे भी राहत मान लेना जरूरी है। आदित्य केराना के साथ आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।